हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में हमने 3 टाइप के क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम डिस्कस किए थे, के नियरेस्ट नेबर्स, डिसीजन ट्रीज एंड नेव बेस्ड क्लासिफायर्स। इस वीडियो में हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क एंड सपोर्ट वेक्टर मशीन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। Fourth algorithm is logistic regression. Logistic regression is a predictive analysis technique. It is used to describe data and to explain the relationship between one dependent binary variable and one or more nominal, ordinal, interval or ratio level independent variable. Logistic regression एक predictive analysis होता है जो relationship establish करता है between one dependent binary variable and independent variable के बीच में। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होते हैं वो नॉमिनल हो सकते हैं, ऑर्डिनल हो सकते हैं, इंटरवल हो सकते हैं या फिर रेशियो लेवल हो सकते हैं। नॉमिनल वेरिएबल का मतलब होता है जहाँ पे हम डेटा को नेमिंग कर पाएं या फिर लेबलिंग कर पाएं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कलर लेते हैं, कलर अगर वेरिएबल है तो हम उसको अलग अलग नेमिंग दे सकते हैं, जैसे कि रेड, ब्लैक, ग्रीन, इस तरीके से। ऑर्डिनल का मतलब होता है जहाँ पे हम रैंक या ऑर्डर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल लो, मीडियम, हाई। इंटरवल मतलब होता है जहाँ पे हम वेरिएबल को मेजर्ड करते हैं ऑन इंटरवल स्केल, जैसे कि टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं सेल्सियस स्केल में। रेशियो लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक क्वांटिटेटिव डेटा होते हैं जहाँ पर डेटा के बीच में एक इक्वल और डेफिनेट रेशियो होता है। जो डिफरेंस होता है बिटवीन इंटरवल एंड रेशियो लेवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच वो ये होता है कि इंटरवल में जो हम स्केल लेते हैं वो 0 वैल्यू से कम भी मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना है तो हम -10 डिग्री सेल्सियस भी मेजर कर सकते हैं, जबकि रेशियो लेवल में हम नेगेटिव वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही मेजर होती है। जैसे कि वेट है, अगर किसी पर्सन का हम वेट मेजर करेंगे तो वो हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। Logistic regression predicts the probability of an outcome that can only have 2 values, yes or no. तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्योंकि बाइनरी वेरिएबल है तो 2 पॉसिबल वैल्यू इसमें हो सकती हैं, जैसे कि yes और no। एग्जाम्पल है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटेंडिंग कॉलेज। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटेंडिंग कॉलेज, इसका जो प्रिडिक्शन होगा वो या तो yes होगा या तो no होगा। यहाँ पे ये जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अटेंडिंग कॉलेज, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो अदर फैक्टर्स पे डिपेंड होती है। अदर फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं जैसे कि मूड है या फिर बेटर ऑप्शन अवेलेबल, फूड टेस्ट, इस तरह के अलग अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे ये डिपेंड हो सकती है। लीनियर रिग्रेशन वर्सेस लॉजिस्टिक रिग्रेशन, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे कि लीनियर रिग्रेशन एंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या डिफरेंस है। Linear regression is used to predict the continuous dependent variable using a given set of independent variables. तो linear regression का यूज हम prediction के लिए करते हैं जब हमारे पास continuous dependent variable हो और उनका हमें relationship establish करना हो independent variable से। यहाँ पे हमने example लिया है size and weight का। size मतलब हम height से समझ सकते हैं, तो पर्सन की हाइट जिस हिसाब से इंक्रीज होगी उसका वेट भी उसी तरीके से इंक्रीज होगा। तो वेट जो है वो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है हाइट पे या फिर साइज पे। तो अगर हमारे पास कोई अननोन वैल्यू या अननोन डेटा आता है तो ये जो लाइन ऑफ रिग्रेशन है जिसको हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, इस डॉटेड लाइन पे जो पॉइंट हमको मिलेगा उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उसकी हाइट कितनी होगी अगर हमें वेट दिया हुआ है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जो डिफरेंस है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, वो यहाँ पे जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे हम जो प्रिडिक्शन करते हैं वो कैटेगोरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में करते हैं। कैटेगोरिकल का मतलब होता है जहाँ पे हम कैटेगरी बता पाए, जैसे कि गुड और बैड या फिर ट्रू और फॉल्स या फिर येस और नो। तो इसीलिए जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होते हैं उनका यूज हम प्रिडिक्शन के अलावा मेन इसका यूज हम क्लासिफिकेशन के लिए करते हैं क्योंकि ये डेटा को क्लासिफाई करने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें हमारे पास 2 वैल्यूज हैं, या तो ओवरवेट और या फिर नॉट ओवरवेट।
तो पर्सन या तो ओवरवेट होगा या फिर ओवरवेट नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हमको वैल्यूज मिलेंगी वो या तो 0 रहेगी या फिर 1 रहेगी। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी बल्कि एक एस टाइप में कर्व मिलेगा। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल जो वर्ड है वो वर्ड आता है न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स आर वाइटल पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच डज सिंपल इनपुट आउटपुट टू कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द ब्रेन। तो जो भी हमारी डे टू डे एक्टिविटी है, लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, या जो भी हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं वो न्यूरॉन्स के हेल्प से ही होता है। न्यूरॉन से ही वो सब पॉसिबल होता है। न्यूरल नेटवर्क इज अ नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स इन द ब्रेन। देयर आर अबाउट 100 मिलियंस न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में 100 मिलियंस न्यूरॉन होते हैं और इन न्यूरॉन्स के नेटवर्क को ही हम न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। Dendrites extend from the neuron cell body and receive message from other neurons. Dendrites एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्री। तो डेंड्राइट्स में हम देखते हैं कि ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि यूज होते हैं मैसेज को रिसीव करने के लिए फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। एंड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो इनका जंक्शन पॉइंट होता है जहाँ से ये कनेक्ट होते हैं उसको हम सिनेप्सिस बोलते हैं। Synapses are the contact point where one neuron communicates with another. The data transfer is achieved by the exchange of electrical or chemical signal with the help of synapses. जो भी डेटा ट्रांसफर होता है वो सिनेप्सिस की हेल्प से ही होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स का एक्सचेंज होता है। इस सिनेप्टिक सिग्नल एक्सचेंज से जो एनर्जी जनरेट होती है उससे हम एक 5 वोल्ट का बल्ब जला सकते हैं। इतनी एनर्जी यहाँ पे जनरेट होती है। दे एक्सचेंज अबाउट 1000 ट्रिलियन सिनेप्टिक सिग्नल पर सेकेंड, जो कि इक्विवेलेंट है 1 ट्रिलियन बिट्स पर सेकेंड कंप्यूटर प्रोसेसर के। अ ह्यूमन ब्रेन कैन स्टोर 1000 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी जो होती है डेटा स्टोरेज की वो होती है 1000 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। नेक्स्ट एल्गोरिथम इज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। तो जिस तरह से अभी हमने देखा कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं इनपुट सिग्नल को, उसको प्रोसेस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं एंड जनरेट करते हैं जो भी उसका एप्रोप्रिएट आउटपुट होगा। तो सेम फंक्शनैलिटी को जब हम आर्टिफिशियली अचीव करने की कोशिश करते हैं तब हम उसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। Artificial neural network is an artificial representation of a human brain that tries to simulate its various functions such as learning, calculating, understanding, decision making and many more. तो इस तरह से हम artificial neural network में human brain को ही artificially represent करने की कोशिश करते हैं। The neuron is actually a processing unit. It calculates the weighted sum of the input signal to the neuron to generate the activation signal given by summation of WI/XI. तो जो भी हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं और जो भी इनपुट्स होते हैं, जो इनपुट्स होंगे उनमें एक रिस्पेक्टेड वेट होगा। हर एक इनपुट के से एक रिस्पेक्टेड वेट एसोसिएटेड होगा। तो जो भी हमारा वेट है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और X जो है वो हमारे इनपुट हैं। एक्टिवेशन फंक्शन जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं A से। एंड थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एज थीटा इन न्यूरल नेटवर्क मॉडल। इट इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द आउटपुट डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल डेफिनेशन। तो इस पूरे प्रोसेस को हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास लेयर है वो है इनपुट लेयर। जो सर्कल हमको यहाँ पे ब्लू कलर के दिख रहे हैं इसको हम नोड बोल सकते हैं या फिर चैनल्स बोल सकते हैं। इन चैनल्स का जो मेन काम होगा वो होगा इनपुट सिग्नल को रिसीव करना। तो इनपुट लेयर जो है वो डिफरेंट इनपुट सिग्नल्स को रिसीव करेगी और उसका रिसीव करने के बाद उसको हिडन लेयर में ट्रांसफर करेगी। अब ये जो इनपुट लेयर होती है x1, x2, x3 ये एसोसिएट होती है कुछ वेट फंक्शन से जिसको हम WI लिखते हैं और इसका जो वेटेड सम है वो कैलकुलेट होता है हिडन लेयर में, जिसका फॉर्मूला है WI इंटू XI, समेशन ऑफ WI इंटू XI, जिसको हम बोलते हैं वेटेड सम ऑफ इनपुट। और इसी को हम एक्टिवेशन सिग्नल या फिर एक्टिवेशन फंक्शन भी बोल सकते हैं, जिसका जो मेन काम होता है वो होता है जनरेट एप्रोप्रिएट एक्शन और आउटपुट। तो जो भी एप्रोप्रिएट एक्शन और आउटपुट है वो यहाँ पे परफॉर्म होगा और वो वही हिडन लेयर में परफॉर्म होके आउटपुट लेयर में ट्रांसफर होगा।
तो जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि यहाँ पे हमने एक हिडन लेयर बनाई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक ही हिडन लेयर हो, यहाँ पे 2 या 3 हिडन लेयर भी हो सकती है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वर्क करता है। थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होती है वो होती है थीटा से हम इसको डिनोट करते हैं, और इसको कंपेयर, जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट आता है उसको कंपेयर करते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू से, जो हमको चेक करने में हेल्प करती है कि हमारा जो रिजल्ट है वो नियरर टू एक्यूरेट वैल्यू है या नहीं। अगर ये नियरर टू एक्यूरेट वैल्यू होता है तो हम एक मॉडल डिजाइन कर लेते हैं बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और अगर ये नियरर नहीं होता है एक्यूरेट वैल्यू के तो हम प्रोसेस को फिर से रिपीट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस वर्क होता है, जो कि न्यूरल नेटवर्क पे ही बेस होता है। Our last algorithm is support vector machine. Support vector machine is an algorithm which is useful for classification in a supervised learning algorithm example. Supervised learning algorithm का मतलब होता है जहाँ पे हमारे data points labeled हों और classify हों. It does classification of the input received on the basis of the rule set. तो जो भी हमारे पास input हमको receive होगा और जो भी हमारा rule set होगा उसके बेसिस पे यहाँ पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं जो भी हमें न्यू डेटा पॉइंट्स मिलता है उसका। इट ऑल्सो वर्क्स ऑन रिग्रेशन प्रॉब्लम, तो ये रिग्रेशन प्रॉब्लम में भी वर्क करता है। इन सपोर्ट वेक्टर मशीन अ हाइपर प्लेन इज सिलेक्टेड टू बेस्ट सेपरेट द पॉइंट्स इन द इनपुट वेरिएबल स्पेस बाय देयर क्लास। तो जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास 2 टाइप के यहाँ पे डेटा सेट्स हैं। एक तो हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है और सेकेंड को हमने रेड कलर से डिनोट किया है। अब क्योंकि ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, जो डेटा सेट हमारे पास दिया हुआ है ये लीनियर है। लीनियर है मतलब हम इसको सिंपल एक लाइन ड्रॉ करके 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 क्लासेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है इसी को हम हाइपर प्लेन बोलते हैं। अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें तो इसको हम हाइपर प्लेन बोलते हैं। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में सबसे पहले हम एक हाइपर प्लेन लेंगे और ये हाइपर प्लेन हम इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे कि ये इसको सेपरेट कर पाए दोनों डेटा पॉइंट्स को। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे 2 डॉटेड लाइंस और ली हैं। इन 2 डॉटेड लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये जो 3 डेटा पॉइंट्स हमको दिख रहे हैं जो हमने सर्कल के अंदर शो किए हुए हैं, ये 3 जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे हाइपर प्लेन के बहुत ही पास है। इसका मतलब अगर हम ब्लू वाले की बात करें जो हमारा सर्कल के अंदर क्रॉस सिंबल है तो ये हमारे अपोनेंट क्लास के बहुत ही नियरर है। इसी तरीके से जो रेड 2 हमारे सिंबल हैं वो हमारे ब्लू जो अपोनेंट क्लास है उसके बहुत ही नियरर है। तो हम 2 लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं कि ये इसमें इसके पास से होते हुए जाए, और इन्हीं सिंबल को जो हमने ओवल शेप के अंदर शो किए हैं इसी को हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट वेक्टर एंड द हाइपर प्लेन आर एज फार एज पॉसिबल। तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस है मतलब जो भी मार्जिन है वो जितनी ज्यादा रहेगी उतना ही हमारा जो मॉडल है वो अच्छे से वर्क करेगा, जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक प्रॉपर प्रिडिक्शन कर पाएंगे। तो ये जो मार्जिन है वो हमको ज्यादा से ज्यादा रखनी होती है, इस तरह का हमें हाइपर प्लेन सिलेक्ट करना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लस्टरिंग के बारे में। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मोर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।